हेलो स्टूडेंट्स, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री की क्लास में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत। और मृदा जीवांश पदार्थ चैप्टर में आज हम बात करेंगे मृदा में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवों की। तो मृदा में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव कौन कौन से हैं? देखिए, सबसे पहला है जीवाणु, इसके बाद दूसरा होता है एक्टिनोमाइसीटीज, तीसरा है कवक, चौथा होता है शैवाल और पांचवा प्रोटोजोआ। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर हम इन 5 जीवों की चर्चा करेंगे: जीवाणु, एक्टिनोमाइसीटीज, कवक, शैवाल और प्रोटोजोआ। पहले हम बात करते हैं कि जीवाणु क्या है, ये मृदा में किस तरीके से कार्य कर रहे हैं। तो देखिए, मृदा में सूक्ष्म जीवों में 90% जीवाणु पाए जाते हैं। यानी कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनमें से सबसे ज़्यादा कौन पाए जाते हैं? जीवाणु 90% होते हैं। ये एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव होते हैं, इनमें पर्णहरित नहीं पाया जाता है और ये भूमि की उर्वरता को बनाए रखते हैं। ये जीवाणु क्या करते हैं कि जैव पदार्थ की नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलते हैं और वायुमंडल की नाइट्रोजन का भूमि में यौगिकीकरण करते हैं। ठीक है ना? यानी कि जीवाणु जैव पदार्थ की नाइट्रोजन को तो नाइट्रोजन में बदल देते हैं और वायुमंडल की नाइट्रोजन का भूमि में यौगिकीकरण कर देते हैं। इसमें ध्यान रखना कि मृदा जीवाणु नाइट्रीकरण, नाइट्रोजन यौगिकीकरण, कार्बोहाइड्रेट का भंजन, अकार्बनिक घटकों का परिवर्तन और विनाइट्रीकरण, इन सब का कार्य करते हैं। ठीक है ना? तो जीवाणु कौन कौन सा कार्य करते हैं? नाइट्रीकरण का, नाइट्रोजन यौगिकीकरण का, कार्बोहाइड्रेट के भंजन का, अकार्बनिक घटकों के परिवर्तन और विनाइट्रीकरण का कार्य करते हैं। इसके बाद सेकंड जीवाणु आता है बेटे एक्टिनोमाइसीटीज। तो एक्टिनोमाइसीटीज में ये मृदा में सूक्ष्म जीवों में लगभग 9% होता है। वो तो 90% था, ये 9%। एक्टिनोमाइसीटीज होते हैं, ये भी एक कोशिकीय होते हैं और इनके विकास के लिए नम व वायुयुक्त भूमि सर्वोत्तम रहती है। यानी कि नमी वाली और जिसमें वायु की मात्रा अधिक होती है वो अच्छी रहती है। अब ये क्या कार्य करते हैं मृदा में? ये जीव भूमि से जैव पदार्थों का विलय करके उनमें पौधों के विभिन्न पोषक तत्वों को विमुक्त करते हैं। यानी कि भूमि से जैव पदार्थों को, भूमि में जो जैव पदार्थ हैं उनको विलय करके उनमें पौधों के विभिन्न पोषक तत्व जो पाए जाते हैं उनको मुक्त कर देते हैं और विभिन्न यौगिकों को सरल रूप में बदलकर पौधों के लिए उपयोगी बना देते हैं। इसके बाद अगला आता है कवक। कवक अम्लीय भूमि में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं और अम्लीय भूमि होती है जिसमें pH 7 से कम हो। तो यहाँ जो pH है अम्लीय भूमि की वो 4 से 5 pH के लगभग होती है ना, 4 से 5 के मध्य में होती है। तो ये क्या है? अधिक मात्रा में पाए जाते हैं जब 4 से 5 pH होती है। ये बहुकोशिकीय होते हैं। वो दोनों तो कैसे थे? एक कोशिकीय, ये बहुकोशिकीय हैं। इनमें पर्णहरित नहीं पाया जाता है। बहुकोशिकीय तो होते हैं लेकिन पर्णहरित नहीं पाया जाता है। अब इसके जो कार्य हैं वो क्या है? जैव पदार्थों की सड़ाव क्रिया में तथा हुमस बनाने में कवक उपयोगी होते हैं। जैव पदार्थों के सड़ाने की क्रिया में और हुमस बनाने में ये काम आते हैं। ये वायुमंडल की नाइट्रोजन का भूमि में यौगिकीकरण कर देते हैं। ये जीव महीन धागे जैसे आकार उत्पन्न करते हैं जिसे माइसीलिया कहते हैं। मतलब ये छोटे बिल्कुल बारीक धागे जैसा आकार होते हैं। ये जीव महीन धागे जैसे आकार उत्पन्न करके और माइसीलिया बनाते हैं, माइसीलिया कहलाते हैं। इसके बाद अगला आता है बेटे शैवाल। शैवाल की बात करें तो इस वर्ग में ऐसे अति सूक्ष्म और कुछ बड़े पौधे शामिल किए गए जिनमें पर्णहरित पाया जाता है। ये नम स्थानों में पाए जाते हैं। यानी कि पर्णहरित जिनमें पाया जाता है वे बड़े पौधे और सूक्ष्म जीव, अति सूक्ष्म जीव शैवाल में शामिल किए गए हैं। ये नमी वाले स्थानों पर पाए जाते हैं। ये पौधों के ऊतकों का अपघटन करते हैं, पोषक तत्वों का विमुक्तिकरण करते हैं और हुमस का संश्लेषण करते हैं। इसके बाद में अगला आता है बेटे प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ में
ये क्या है, जीवाणुओं की अपेक्षा बड़े होते हैं। एक कोशिकीय जीव हैं ये भी, ये भूमि की ऊपरी सतह पर ही पाए जाते हैं और इनका कार्य, ये जीव खाद की विघटन क्रिया में सहयोग करते हैं, खाद को अपघटित करते हैं जिससे वो पौधों को उपलब्ध हो सके। इसके बाद ये तो हो गए सूक्ष्म जीव। 5 सूक्ष्म जीव हैं बेटे, कौन कौन से हैं ये हमें पता चला, जीवाणु, एक्टिनोमाइसीटीज, कवक, शैवाल और प्रोटोजोआ। तो 5 सूक्ष्म जीवों के बारे में पढ़ा और उनके क्या क्या कार्य हैं भूमि में, ये हमने पढ़ा। इसके बाद अगला टॉपिक आता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या होता है और ये कैसे होता है? तो देखिए, वायुमंडल की नाइट्रोजन को जीवाणुओं द्वारा ग्रहण करके, वायुमंडल की नाइट्रोजन को जीवाणुओं द्वारा ग्रहण करके भूमि या पौधों को उपलब्ध कराना ही नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है। यानी कि जो सूक्ष्म जीवाणु हैं वो वायुमंडल की नाइट्रोजन को ग्रहण कर लेते हैं, फिर भूमि या पौधों को पहुंचा देते हैं, ये कहलाता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। ये 2 प्रकार से होता है। पहला, सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण। तो सहजीवी नाइट्रोजनीकरण स्थिरीकरण क्या होता है? देखिए, फलीदार पौधे जैसे चना है, मटर है, मूंग है, इनकी जड़ों में अनेक छोटी छोटी ग्रंथि पाई जाती हैं और इनमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले बैक्टीरिया निवास करते हैं। ठीक है ना, मतलब फलीदार पौधों की जड़ों में छोटी छोटी ग्रंथियां होती हैं और उन ग्रंथियों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले बैक्टीरिया निवास करते हैं। ये बैक्टीरिया इन पौधों से ऊर्जा के लिए कार्बोहाइड्रेट ले लेते हैं। जो बैक्टीरिया वो पौधों से क्या ले लेते हैं? कार्बोहाइड्रेट, और पौधों को नाइट्रोजन दे देते हैं। मतलब जो छोटी छोटी ग्रंथियां उनमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले बैक्टीरिया होते हैं और ये बैक्टीरिया पौधों से खुद तो ले लेते हैं ऊर्जा जीवित रहने के लिए और पौधों को दे देते हैं नाइट्रोजन। इस प्रकार ये एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, है ना। तो इस प्रक्रिया को सहजीविका कहते हैं तथा इस प्रक्रिया में भाग लेने वाले जीवों को सहजीवी कहते हैं। मतलब दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। तो राइजोबियम प्रजाति दलहनी पौधों में सहजीवन में दलहनी पौधों के सहजीवन में वायुमंडलीय नाइट्रोजन का यौगिकीकरण करते हैं। तो राइजोबियम प्रजाति के राइजोबियम प्रजाति जो है वो दलहनी पौधों के यानी दाल वाले पौधों के सहजीवन में वायुमंडलीय नाइट्रोजन का यौगिकीकरण करते हैं। अब इसमें ग्रंथि का निर्माण होता है। ये कैसे होता है? देखो भाई, नाइट्रोजन स्थिरक बैक्टीरिया जड़ों में प्रवेश करके संक्रमण नलिका बनाते हैं। मतलब ये नाइट्रोजन स्थिरक जो बैक्टीरिया हैं वो जड़ों में पहुंच जाते हैं और क्या बनाते हैं? संक्रमण नलिका, जो कि संपूर्ण मूल रोम में पहुंचकर या फैलकर मूलक व कोर्टेक्स तक पहुंच जाते हैं। ये बैक्टीरिया कोर्टेक्स के विभाजन को प्रेरित करते हैं। इस प्रकार जड़ों में ग्रंथियां बनी जाती हैं। मतलब कोर्टेक्स जो है वो विभाजन को प्रेरित करते हैं तो जड़ों में बन जाती हैं ग्रंथियां। पादप वृद्धि की प्रारंभिक अवस्था में बैक्टीरिया पौधों के ऊपर रहते हैं। जब पादप वृद्धि होती है तो उसके स्टार्टिंग में ये जो बैक्टीरिया वो कहाँ रहते हैं? पौधों के ऊपर ही निर्भर रहते हैं और बाद में पौधों को नाइट्रोजन देकर उनको लाभ पहुंचा देते हैं। इस प्रकार बैक्टीरिया का विकास एवं नाइट्रोजन स्थिरीकरण दोनों का कार्य प्रारंभ हो जाता है। तो ग्रंथि बन करके नाइट्रोजन स्थिरीकरण हो जाता है। इसके बाद सेकंड आता है बेटे असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण। वो तो सहजीवी था कि पौधे और बैक्टीरिया एक दूसरे पर निर्भर हैं। पौधों से बैक्टीरिया ऊर्जा ले रहे हैं और जो बैक्टीरिया हैं वो पौधों को क्या दे रहे हैं? नाइट्रोजन दे रहे हैं, और जिसमें एक ग्रंथि का भी निर्माण करते हैं, है ना। तो पौधों के प्रारंभ में तो वो पौधों पर निर्भर रहते हैं और फिर नाइट्रोजन दे करके उनसे अलग हट जाते हैं, दूर हट जाते हैं। लेकिन अब आता है असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण। इसमें ये एक दूसरे की सहायता की जरूरत नहीं होती है। तो देखो बेटे, ये जीवाणु वायुमंडल की नाइट्रोजन को बिना किसी पौधे की सहायता से मृदा में स्थापित कर देते हैं। मतलब ये जीवाणु क्या है कि पौधा चाहे सहायता करे या ना करे, लेकिन नाइट्रोजन को बिना किसी पौधे की सहायता के ही मृदा में पहुंचा देते हैं। पौधे की जरूरत ही नहीं है, सीधे मृदा में ये पहुंचा देते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। पहले वातजीवी। तो वातजीवी की बात करते हैं। ये एजेटोबैक्टर प्रजाति के जीवाणु होते हैं और साधारणतः भूमि में बहुतायत से पाए जाते हैं। ये जीवाणु वायुमंडल
की नाइट्रोजन को लेकर अपने शरीर की पूर्ति करते हैं, अपने शरीर में मतलब भोजन लेते हैं एक तरीके से। तो ये जीवाणु क्या है? एजेटोबैक्टर जीवाणु, एजेटोबैक्टर प्रजाति के जो जीवाणु हैं ये वायुमंडल की नाइट्रोजन को लेकर अपने शरीर को तंदुरुस्त करते हैं, पुष्ट करते हैं, और मरने के बाद इन जीवाणुओं द्वारा एकत्रित जो नाइट्रोजन है ना वो भूमि में पौधों के उपयोग के लिए उपलब्ध हो जाती है। तो जब ये जीवाणु मर जाते हैं तो नाइट्रोजन उपलब्ध हो जाती है पौधों के लिए भूमि में। इस वर्ग में एजेटोबैक्टर व विंजेरिंकिया प्रमुख हैं। तो एजेटोबैक्टर जो है बेटे इसमें 5 प्रजाति हैं एजेटोबैक्टर में। कौन कौन सी? एजेटोबैक्टर क्रोकोकम, एजेटोबैक्टर विंजेरिकी, एजेटोबैक्टर बिनेलेंडी, एजेटोबैक्टर एंजल्स एंड एजेटोबैक्टर इंडिकम। तो ये 5 प्रजाति एजेटोबैक्टर प्रजाति इसमें शामिल की गई हैं। तो ध्यान रखना इस वर्ग में एजेटोबैक्टर और विंजेरिकिया प्रमुख है, लेकिन एजोबैक्टर में भी ये 5 प्रजाति होती हैं। इसके बाद आता है बेटे अवातजीवी। अवातजीवी जीवाणु ये वायु की अनुपस्थिति में ही होते हैं, जबकि वातजीवी में वायु की उपस्थिति में होते हैं, और यहाँ वायु की अनुपस्थिति में भूमि में नाइट्रोजन यौगिकीकरण करते हैं। तो ये वायु की अनुपस्थिति में भी भूमि में नाइट्रोजन यौगिकीकरण करते हैं। जैसे क्लास्ट्रीडियम पास्चुरियनम, क्लास्ट्रीडियम पास्चुरियनम इस वर्ग के प्रमुख जीवाणु होते हैं। तो अब आता है सहजीवी नाइट्रोजन स्त्रीकरण बैक्टीरिया कौन कौन से हैं, या राइजोबियम प्रजाति के जीवाणुओं का महत्व क्या है। तो राइजोबियम प्रजाति के जीवाणुओं के महत्व की बात करें तो इसमें राइजोबियम प्रजाति के कुछ एग्जाम्पल्स हम ले रहे हैं बेटे, वो हैं जैसे 5 एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। किस किस में ये काम आते हैं देखिए। राइजोबियम मेलिलोटी, ये जो रिज़का होता है जैसे काचनी रिज़का जिसको बोलते हैं, तो उस रिज़का में ये राइजोबियम मेलिलोटी काम आती है ना। राइजोबियम ट्राइफोली जो है ये फ्लावर फूलों में काम आती है ना। राइजोबियम लेगुमिनेसेरम ये मटर और मसूर में काम आती है ये प्रजाति। राइजोबियम फेजियोली जो है ये मोठ के लिए ये प्रजाति लाभदायक है। और इसके बाद राइजोबियम जैपोनिकम ये सोयाबीन की प्रमुख प्रजाति होती है। तो इस तरीके से बेटे ये कुछ प्रजाति और नाइट्रोजन स्थिरीकरण में हमने पढ़ा सहजीवी और असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण, और इसमें किस तरीके से एक ग्रंथि का निर्माण होता है सहजीवी में, और असहजीवी में वातजीवी और अवातजीवी 2 प्रकार के जीवाणु हमने पढ़े। वातजीवी होते हैं जो जिनको वायु की आवश्यकता होती है, और अवातजीवी वो होते हैं जो वायु की अनुपस्थिति में भी भूमि में नाइट्रोजन उपलब्ध कराते हैं या नाइट्रोजन यौगिकीकरण करते हैं। तो इसके बाद ये राइजोबियम प्रजाति के जो जीवाणु हैं उनका महत्व क्या क्या है, किस किस में है, ये 5 पॉइंट ये ध्यान रखने हैं। तो इस तरीके से हमारा जो सेकंड लेसन है मृदा जीवांश पदार्थ वो आज कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जो है वो हम स्टार्ट करेंगे बेटे अगले वीडियो में। आज के लिए यहीं पर थैंक यू।